आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई थी उसी दिन उनकी मौत के 5 घंटे पहले ही किसी ने विकिपीडिया पर सारी डिटेल को पोस्ट कर दिया कि माइकल जैक्सन की मौत कब, क्यों और कैसे होगी। 5 घंटे पहले जब सबने इस पोस्ट को देखा तो सबको लगा कि ये फेक न्यूज है, लेकिन 5 घंटे बाद जो हुआ उसे देखकर सब लोग उस पोस्ट पर टूट पड़े कि किसने ये पोस्ट किया था, क्योंकि ठीक उसी टाइम उसी तरीके से माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। इसके अलावा 27 जून 2013 को माइकल जैक्सन के बड़े बेटे प्रिंस जैक्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि माइकल जैक्सन अक्सर किसी से फोन पर बात करते और फिर रोते हुए अपने बेटे से कहते कि वह लोग मुझे मार देंगे। माइकल जैक्सन किससे बात करते थे ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। माइकल जैक्सन की मौत प्रोपोपोल नाम की दवा की ओवरडोज की वजह से हुई थी और माइकल को ये दवा देने वाला डॉक्टर 4 साल की बजाय 2 साल जेल में बिताकर वापस आ गया। ये कहानी आपको जितनी साधारण नजर आती है उतनी साधारण है नहीं, पर कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं साफ कर दूं आपको कि इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बनाया है। पहले भाग में आप जान सकेंगे कि कैसे एक गरीब लड़का जिसके घर में 2 वक्त का खाना तक नहीं था वो सदी का सबसे बड़ा महामानव बन गया। दूसरे भाग में हम माइकल की हत्या के कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और तीसरे भाग में उन सभी आरोपों को गलत साबित करेंगे जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की दुनिया भर में बदनामी हुई। कहानी की शुरुआत होती है 29 अगस्त 1958 ग्रे इंडियाना से और ये जोसेफ और कैथरीन की 7वीं संतान थे। माइकल जैक्सन के पिता एक स्टील फैक्ट्री में काम करते जिससे इन्होंने 2 कमरे का एक घर खरीदा हुआ था जिसमें ये 7 भाई बहन अपने माँ बाप के साथ रहते। जाहिर सी बात है कि घर में एक ही आदमी काम करने वाला था तो पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी और उस समय अमेरिका में काले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता था। पर माइकल के पिता भली भांति ये बात जानते थे कि उनके बच्चों को अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वह एक बड़े खिलाड़ी बन जाए या लोगों को एंटरटेन करे। इसलिए जैक्सन के पिता ने एंटरटेनमेंट चुना। माइकल के स्कूल रोजवेल्ड में हर शुक्रवार को सिंगिंग ग्रुप के बीच कंपटीशन होता और हर बार माइकल जैक्सन और इनके भाइयों का ग्रुप ही जीतता। इसके बाद इन्होंने शिकागो में भी परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग इन भाइयों को जैक्सन ब्रदर्स के नाम से जानने लग गए। सन 1964 में माइकल के पिता ने अपने बच्चों के लिए एक बैंड बनाया जिसका नाम था जैक्सन ब्रदर्स। माइकल भी 5 साल की उम्र में अपने भाइयों के साथ इस बैंड में जुड़ गए। जैक्सन ब्रदर्स धीरे धीरे अमेरिका में फेमस होने लगा, लेकिन इन 5 भाइयों में से एक भाई सबसे ज्यादा टैलेंटेड था और वो था माइकल जैक्सन। और ये बात माइकल भी अच्छी तरीके से जानते थे कि वह बाकियों से ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो हमेशा खुश रहने की नाकामयाब कोशिश करते। क्योंकि उनके पिता में बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी हाल में उनकी तरह जिंदगी ना जिए, जिस वजह से वह उन्हें खूब मारते। कई बार तो माइकल की माँ रोते रोते अपने पति से कहती कि जो इन्हें छोड़ दो ये मर जाएंगे। माइकल को अपना घर जेल की तरह लगता और ये अपने पिता से इतना ज्यादा प्यार नहीं करते जितना ये अपनी माँ से किया करते। इसलिए इन्होंने अपनी विल में भी ये लिखा कि मरने के बाद इनकी संपत्ति इनके पिता को नहीं मिलेगी बल्कि इनकी माँ और इनके बच्चों को मिलेगी। इसके बाद माइकल ने डिसाइड किया कि इनको अकेले ही म्यूजिक बनाना चाहिए, लेकिन इनका परिवार चाहता था कि ये सारे भाई बहन एक साथ ही गाए। अपने परिवार से दूर जाने के लिए माइकल एक आइडिया निकालते हैं और वो आइडिया ये होता है कि इन सबको एपिक नाम की कंपनी में एक साथ काम करना चाहिए। इन्हें लगा कि इनके बाकी घर वाले मना कर देंगे और वो अकेले ही परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन इनके फैमिली मेंबर इस बात के लिए हाँ कर देते हैं। एपिक में काम करने के बाद माइकल जैक्सन को डेविल्स नाम की मूवी में अलग से रोल दिया गया, जिसके लिए इन्हें 3 महीनों के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर न्यूयॉर्क जाना था। पर माइकल के पिता ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन माइकल नहीं माने और इन्होंने इस मूवी का रोल एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मूवी लॉन्च होती है और बुरी तरह फ्लॉप होती है। यहाँ माइकल के लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि इनकी मुलाकात एक फेमस मूवी प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स के साथ हुई और क्विंसी जोन्स ने जैसे ही माइकल की परफॉर्मेंस देखी तो वह समझ गए थे कि ये लड़का एक दिन बहुत फेमस होने वाला है। न्यूयॉर्क से वापस आकर माइकल ने अपने बैंड का नाम जैक्सन ब्रदर्स से बदलकर जैक्सन 5 रख दिया। 1968 में इनके बैंड ने मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1969 में मोटाउन ने इनका पहला एल्बम निकाला जिसका नाम था जैक्सन 5, जिसके सभी गानों को लोगों ने खूब सराहा। इस वक्त माइकल की उम्र 11 साल हो गई थी। इसके बाद 1970 में जैक्सन 5 का एक और एल्बम आया जिसका नाम था ABC। इस एल्बम का आई वेंट टू बैक सॉन्ग सुपर हिट हो गया। अब ये फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे।
सन 1972 से 1975 तक माइकल जैक्सन के मोटाउन कंपनी ने 4 एल्बम निकाले, जिसमें गो टू बी दियर जो 24 जनवरी 1972 को रिलीज हुआ और बेन ये 4 अगस्त को रिलीज हुआ और ये हिट रहा। सन 1975 में माइकल अपने परिवार से अलग हो गए और इन्होंने अपना काम अलग कर दिया, क्योंकि अब तक माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। अपने पिता और परिवार से अलग होकर माइकल उस समय के बेहतरीन म्यूजिक कंपनी के मालिक क्विंसी जोन्स के साथ जुड़े रहे। सन 1979 में माइकल ने अपना पहला सोलो एल्बम निकाला, जिसका नाम था ऑफ द वॉल, जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी और माइकल ने भी जिंदगी में पहली बार मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। पर माइकल जैक्सन को इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी 1982 में लॉन्च हुए थ्रिलर एल्बम के बाद मिली। इस एल्बम ने इन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। थ्रिलर ने म्यूजिक की दुनिया में एक अलग ही इतिहास रच दिया, क्योंकि ये उस समय तक सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन चुका था। इस एल्बम की 65 मिलियन कॉपीज बिकी, जिसने माइकल को 7 ग्रैमी, 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड भी दिलवाए। फिर सन 1983 में जब मोटाउन कंपनी की 25वीं सालगिरह थी, तब इन्होंने अपने भाइयों के साथ फिर से स्टेज को शेयर किया, जहां पर माइकल जैक्सन और इनके भाइयों ने अपने कुछ नए और कुछ पुराने गानों को परफॉर्म किया। और यहीं पर पहली बार माइकल जैक्सन ने बिली जीन गाने पर मूनवॉक किया और मूनवॉक देखने के बाद पूरी दुनिया इस स्टेप की दीवानी हो गई। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई मूनवॉक सीखना चाहता था, लेकिन माइकल जैक्सन बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह इस स्टेप में अपने पैरों पर थोड़ी देर और रुकना चाहते थे, पर वह रुक नहीं पाए। कुछ लोगों का मानना है कि मूनवॉक माइकल जैक्सन की खोज थी, लेकिन ये सच नहीं है। मूनवॉक को पहले बैक स्लाइड कहा जाता था और इसके बारे में बहुत प्रोफेशनल लोग ही जानते थे। जब माइकल जैक्सन ने पहली बार किसी को मूनवॉक करते देखा, तो इन्होंने तय किया कि ये स्टेप जरूर सीखेंगे और इन्होंने इस स्टेप को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर को हायर किया, जिसका नाम था जेफरी डेनियल। 1983 के अंत तक इनको विटिलिगो नाम की बीमारी हो गई थी, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और माइकल जैक्सन जिस फील्ड में थे वहाँ पर दुनिया दिखावे की है। ऐसे में इन्होंने स्किन को सेम कलर में करने के लिए सर्जरी की मदद से अपने स्किन को उतना ही गोरा कर लिया जितना वो सफेद दाग था। माइकल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको उनके सांवले रंग से बहुत प्यार था, पर मजबूरी में उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। 80 के दशक में माइकल के गाने सुपर हिट होना शुरू हो चुके थे और फिर क्या गोरा और क्या काला, सभी के दिलों में माइकल ने अपनी जगह बना ली। लोगों की डिमांड के बाद मजबूरी में MTV को माइकल का थ्रिलर सॉन्ग लाइव टेलीकास्ट करना पड़ा। ये अमेरिका में पहली बार था कि किसी काले इंसान का कोई सॉन्ग लाइव टेलीकास्ट किया हो। इस टेलीकास्ट को 500 मिलियन लोगों ने एक साथ लाइव देखा। साथ ही इस वीडियो ने अमेरिका में सफलता के बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए। इसी वजह से माइकल को वहाँ के काले लोग अपना आदर्श मानने लग गए, जैसे भारत में दलित बाबा साहब को मानते हैं। क्योंकि अमेरिका को आज भले ही मॉडर्न और डेवलप कंट्री माना जाता हो, लेकिन एक समय इस देश में रंग भेदभाव इतना ज्यादा था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमेरिका के इतिहास में गोरे और काले लोगों के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई है और कई बार तो बात सिविल वॉर तक पहुँच गई। यहाँ तक कि काले लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। ऐसे में किसी काले इंसान का अमेरिका की नेशनल टीवी में आ जाना ये लगभग नामुमकिन था, लेकिन इस विचारधारा को तोड़ा माइकल जैक्सन ने। 1984 में माइकल जैक्सन पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे थे। शूट के दौरान सेट में इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और वहाँ पर आग लग जाती है। इस एक्सीडेंट में माइकल पूरी तरीके से घायल हो गए। इनका चेहरा जल गया, नाक टूट गई, बाल भी जल गए, चेहरे पर बड़े बड़े घाव के निशान पड़ गए, जिससे इनके चेहरे का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया। अपने चेहरे को वापस उसी शेप में लाने के लिए माइकल ने चेहरे पर सर्जरी करवाई। इनकी पहली सर्जरी पूरी तरीके से फेल रही, फिर दूसरी करवाई और इसी तरीके से तीसरी, चौथी और ये गाड़ी चलती रही। चेहरा सुधराने के चक्कर में इनकी नाक का शेप काफी अजीब हो गया, जिस वजह से ये चेहरे पर ज्यादातर टाइम मास्क लगाकर रखते। इस दौर में माइकल पैसों से मालामाल हो गए थे और ये चाहते थे कि अपनी जिंदगी के आखिरी पल गरीबी में न बिताए। इसलिए इन्होंने 1984 में एयर टीवी म्यूजिक पब्लिशिंग को $47.5 मिलियन में खरीद लिया, जो उस समय अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी। और यहाँ से ही माइकल के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका तो आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं। 1985 में माइकल जैक्सन ने अपनी टीम के साथ एक गाने के लिरिक्स लिखे, जिसका नाम था वी आर द वर्ल्ड। इस गाने को उस वक्त के सभी फेमस सिंगरों के साथ रिकॉर्ड किया गया और ये गाना बेस्ट सिंगर सेलिंग ऑफ ऑल टाइम बन गया। इस गाने की 3 करोड़ कॉपीज बिकी और इससे जो भी कमाई हुई उन सभी पैसों को माइकल ने दुनिया भर के गरीब बच्चों के नाम कर दिया। इसी बीच
माइकल जैक्सन की टोपी और इनके चेहरे पर ये गिरे हुए बालों की लुक ने धीरे धीरे स्टाइल स्टेटमेंट का रूप ले लिया। इस लुक को लेकर युवाओं में काफी क्रेज था, सभी इनके इस लुक को कॉपी करना चाहते थे और इस टोपी की बिक्री का आलम यह था कि खाली अमेरिका में ही एक साल में इसने 750 मिलियन डॉलर का कारोबार किया। और आज भी अगर माइकल जैक्सन के गानों पर कोई परफॉर्मेंस देता है तो वो इस टोपी को लगाना नहीं भूलता। लेकिन इस लुक के पीछे माइकल जैक्सन का दुख, दर्द और शर्मिंदगी छुपी हुई है। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आप माइकल जैक्सन के किसी भी इंटरव्यू को उठाकर देख लीजिए, उसमें एक चीज कॉमन मिलेगी और वह है माइकल जैक्सन किसी के साथ अपनी नजरें नहीं मिला पाते। तो इसका कारण इनके पिता है, क्योंकि जब माइकल जैक्सन छोटे थे तब इनके चेहरे पर पिंपल्स आने लग गए, जो कि आम बात है, उस एज में ऐसा होता है। लेकिन माइकल जैक्सन के पिता इस चीज को लेकर उन्हें बदसूरत कहते, बार बार उनका मजाक उड़ाते। इससे इनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वह बदसूरत है। इसके चलते माइकल आईने में अपना चेहरा तक नहीं देखते थे। इसके बाद माइकल जैक्सन की अगली एल्बम आई 1987 में। इस एल्बम का नाम था बेड, जिसे 4 बार प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला और इस एल्बम में माइकल के 4 सिंगर थे। इसका टाइटल सॉन्ग बेड, मैन द मिरर, स्लाइबेरियन गर्ल और डर्टी टाइना ने धूम मचा दी। 1987 में माइकल का एक और एल्बम आया जिसका नाम था स्मूथ क्रिमिनल। इस एल्बम में एंटी ग्रेविटी नाम का एक डांस मूव था जिसमें माइकल जैक्सन 45 डिग्री आगे झुक जाते थे। इस म्यूजिक के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद माइकल ने बताया कि इन्होंने सच में ये एंटी ग्रेविटी डांस मूव किया था, पर लोगों ने माइकल की बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर माइकल जैक्सन ने एक लाइव कंसर्ट में इस स्टेप को करके दिखाया। जब लोगों ने इस मूव को लाइव देखा तो उनके होश उड़ गए। इस एल्बम की 3 करोड़ कॉपीज बिकी और इसके बाद माइकल जैक्सन अब तक के सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाले डांसर और सिंगर बन चुके थे। फिर सन 1988 में माइकल जैक्सन की एक बुक भी आई। इस बुक का नाम था मून वॉक और ये बुक माइकल जैक्सन की ऑटोबायोग्राफी थी। कुछ ही महीनों में इस बुक की 3.5 मिलियन कॉपीज बिक गई और बहुत ही जल्द ये न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक में भी आ गई। इस किताब के आने के बाद माइकल जैक्सन की जिंदगी के बारे में लोगों को पहली बार पता चला। माइकल जैक्सन, फ्रेड एस्टेयर, जेम्स ब्राउन, बो पोर्स, इन सबको अपना आदर्श मानते थे और इन्होंने ये बुक फ्रेड एस्टेयर को समर्पित की थी। यही नहीं, माइकल जैक्सन ने स्मूथ क्रिमिनल का वीडियो द बैंडवैगन, जो फ्रेड एस्टेयर की एक मूवी थी, उससे बिल्कुल मिलता जुलता बनाया था। दरअसल स्मूथ क्रिमिनल गाने के थ्रू माइकल जैक्सन ने फ्रेड एस्टेयर को श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी किताब में बो पोर्स का भी जिक्र किया था, जो एक डांसर, एक्टर और कोरियोग्राफर थे। बो पोर्स की 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द लिटिल प्रिंस और उस फिल्म में बो पोर्स ने बहुत से डांस मूव किए थे जिन्हें बाद में माइकल जैक्सन ने अपना स्टाइल डालकर लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पर जो डांस कर रहे हैं वो बो पोर्स नहीं बल्कि माइकल जैक्सन खुद है। इसके बाद 1991 में माइकल जैक्सन की एक और एल्बम आई जिसका नाम था डेंजर। इस एल्बम के ब्लैक एंड व्हाइट, हील द वर्ल्ड, रिमेम्बर द टाइम, ये सब गाने सुपर हिट रहे। और इसी एल्बम के एक गाने में माइकल ने अपनी बहन जिन्नी जैक्सन के साथ एक गाना गाया और उसका वीडियो भी बनाया, जो कि अब तक के सबसे महंगे वीडियोज में से एक है जिसका नाम है स्क्रीम। माइकल जैक्सन जितने ज्यादा मशहूर थे उतना ही उनको अकेले रहने का शौक था। एक यही वजह थी कि माइकल जैक्सन हमेशा खुद को छुपा कर रखते और अपने चाहने वालों से हमेशा दूरी बना कर रखते। माइकल ने 30 साल की उम्र में लॉस एंजलिस से दूर एक आलीशान घर बनवाया। ये घर इतना बड़ा था कि इस घर की जगह में एक पूरा का पूरा शहर बसाया जा सकता था। माइकल जैक्सन का घर कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जितनी जगह में एक इंटरनेशनल हवाई जहाज को उतरने के लिए रनवे बनाया जाता है, उतनी जगह में तो माइकल जैक्सन ने अपने लिए थिएटर और स्टेज बनवाया था। इसके अलावा इसमें 13,000 स्क्वायर मीटर का घर, एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल, 5,500 स्क्वायर मीटर का सिनेमा हॉल, एक अम्यूजमेंट पार्क, 4 एकड़ की एक बड़ी झील, जंगल को खूबसूरत बनाने के लिए एक छोटा सा पहाड़ी झरना और एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड। इस घर में बनाई गई रेलवे लाइन की लंबाई 13 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, जिस पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन चलती, जिसके लिए माइकल जैक्सन ने एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन भी बनवाया। ग्राउंड में जगह जगह बच्चों की मूर्तियां लगवाई गई, यहाँ तक कि इनके घर में जो मेन गेट था उस पर भी बच्चों के डिजाइन बनवाए गए। माइकल जैक्सन को जंगली जानवरों से इतना प्यार था कि इन्होंने अपने घर में एक बहुत बड़ा इलाका बिल्कुल जंगल जैसा रखा। आप चाहे तो इसे प्राइवेट चिड़ियाघर कह सकते हैं। माइकल जैक्सन के इस प्राइवेट चिड़ियाघर में चिंपैंजी, जिराफ जैसे जंगली जानवर भी मौजूद थे। माइकल ने अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को भी रखा था, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी फ्लेमिंगो की थी और इनको जब भी अपना चिड़ियाघर देखना होता था तब ये अपने प्राइवेट एरिया में बनाए गए रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल
करते। इस घर में माइकल जैक्सन गरीब परिवार से बच्चे लाते और उनके साथ खेलते। माइकल ने इसके अगले ही साल एक फाउंडेशन की शुरुआत की जो बच्चों के केयर के लिए बनाई गई थी। माइकल जैक्सन की जिंदगी और इनके गानों में समाज का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ये समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और इन्होंने किया भी। इसी वजह से सन 1993 में ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी के दौरान इन्हें 2 अवार्ड्स दिए गए, जिनमें से एक था लिविंग लेजेंड्स का और दूसरा था ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का। जहां 1993 में माइकल जैक्सन को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिली, वहीं दूसरी ओर माइकल जैक्सन की जिंदगी में बदनामी के काले बादल भी छाना शुरू हो गए। जून 1993 में एवर्ट चंदलर ने माइकल के ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने इनके 13 साल के बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसने आरोप अमेरिका के सिविल कोर्ट में लगाया, जहां पर ये व्यवस्था होती है कि आरोपी और पीड़ित दोनों आपस में बैठकर समझौता कर लेते हैं और इस प्रकार मामला वहीं सिमट जाता है। लेकिन जब इस मामले को अमेरिकन क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जाता है तो वहाँ पर सच और झूठ की परख होती है और जो दोषी होता है उसे सजा मिलती है। माइकल जैक्सन चाहते थे कि वह इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे, लेकिन उस बच्चे के पिता ने मामले को सिविल कोर्ट में रखा। बाद में माइकल को उस बच्चे को $15 मिलियन देने पड़े और उसके माँ बाप को $1.5 मिलियन। लेकिन इस घटना से माइकल जैक्सन को बहुत दुख हुआ, उनकी काफी बदनामी हुई। इस मामले से उबरने के लिए माइकल ने उस समय के म्यूजिकल लेजेंड एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा प्रेस्ली से शादी कर ली। ये दोनों पहली बार MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में रूबरू हुए और 1994 में डोमिनियन रिपब्लिक में इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली, जहां इन दोनों ने कई लोगों के सामने एक दूसरे को कुछ इस तरह किस किया कि वो खबरों में छा गए। 1995 में माइकल जैक्सन का एक और एल्बम आया जिसका नाम था हिस्ट्री, लेकिन इन पर लगे गलत आरोपों की वजह से ये एल्बम इतना हिट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 1996 के शुरुआती दिनों में लीजा प्रेस्ली ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया। ये सब इतना जल्दी खत्म होगा माइकल और उसके चाहने वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद 1996 में माइकल जैक्सन ने अपने स्किन डॉक्टर के साथ शादी कर ली जिसका नाम था डेबी रॉय। इससे इनके 2 बच्चे हुए, एक माइकल जैक्सन का खुद का और एक माइकल जैक्सन ने अपने दोस्त को स्पर्म डोनेट करने को कहा जिससे दूसरा बच्चा हुआ। लेकिन 2 साल बाद ही डेबी का भी तलाक हो गया और ये दोनों अलग हो गए। बच्चे माइकल के पास ही रहे। बच्चों के लिए माइकल ने डेबी को काफी पैसे भी दिए। माइकल को बच्चों के साथ बहुत प्यार था, इसलिए माइकल ने एक छोटे लड़के गेविन अरवाइजो की हेल्प करनी चाहिए जो कैंसर पेशेंट था। लेकिन ठीक उसी समय माइकल के ऊपर 24 चार्जेस लगाए गए छोटे बच्चों के साथ शारीरिक शोषण करने के लिए। इन कोर्ट केसों के दौरान माइकल बहुत डिप्रेशन में आ गए। इनकी वजह से इनकी हेल्थ भी काफी खराब रहने लगी। इसी बीच 1996 में भारत की विशक्राफ्ट एंटरटेनमेंट कंपनी को एक मेल मिला जिसमें लिखा था कि माइकल जैक्सन भारत में परफॉर्म करना चाहते हैं, पर विशक्राफ्ट के लोगों को लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है। लेकिन जब वह ईमेल 21 दिन बाद दोबारा मिला तब विशक्राफ्ट के CEO विराट सरकारी और उनका एक साथी लॉस एंजलिस में माइकल से मिले और उन्होंने इस बात की तहकीकात की। तब माइकल ने कहा कि हाँ वह इंडिया आकर परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके बाद कंसर्ट तय हुआ। माइकल बहुत खुश थे क्योंकि उनका वर्षों का सपना भारत को देखने का पूरा होने वाला था। इन्होंने भारतवासियों के लिए एक छोटा सा संदेश भेजा, मैं भारत आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू इंडिया। माइकल का इंडिया टूर 3 दिन का था। 20 अक्टूबर 1996 को माइकल अपने प्राइवेट जेट से सारा एयरपोर्ट पर उतरे। माइकल का स्वागत करने के लिए इनके 25,000 फैन बम्बई एयरपोर्ट पर खड़े थे जिनमें ऑटो रिक्शा से लेकर अंबानी तक थे। एयरपोर्ट आम लोगों के लिए 1 घंटे तक बंद कर दिया गया। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने भारतीय परंपरा अनुसार टीका लगाकर आरती के साथ माइकल का स्वागत किया। एयरपोर्ट से ओबरॉय होटल तक अनिल अंबानी ने अपनी टोयोटा कार माइकल के लिए अरेंज की। 30 कारों के काफिले के साथ माइकल ओबरॉय होटल के लिए निकले। लेकिन जब ये धारावी से होकर गुजर रहे थे तब इन्हें रास्ते में बच्चे दिखे तो इन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पर रुकवा दी और बच्चों के साथ बात करने लग गए। इसके बाद ये शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे के पास भी गए क्योंकि बाल ठाकरे उस तरह के इंसान थे जिन्हें कला की अच्छी जानकारी थी और उसकी कद्र थी। इसके बाद माइकल का काफिला ओबरॉय होटल की तरफ पहुंचा। ओबरॉय होटल पहुंचते ही 400 लोगों का स्टाफ माइकल की सेवा में हाजिर हो गया। इनके रूम को खास तौर पर सजाया गया। माइकल को चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए हर जगह चॉकलेट रखी गई। इनके रूम का टेम्परेचर इनकी पसंद के अनुसार रखा गया। शाम होते ही ओबरॉय होटल में भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंच गई, जिसमें बिजनेसमैन से लेकर फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग शामिल थे। इसके साथ ही माइकल जैक्सन ने अनाथ आश्रम के बच्चों को खास रूप से ओबरॉय होटल में इनवाइट किया। उनके लिए पार्टी रखी गई, उन्हें गिफ्ट दिए गए जो माइकल अपने साथ अमेरिका से लाए थे। इसके बाद जब ओबरॉय
होटल पर आकर प्रभुदेवा ने माइकल को सिर्फ एक बार करीब से देखने की रिक्वेस्ट की। इस पर माइकल जैक्सन ने हंसते हुए उनसे हाथ मिलाया और उन्हें गले लगा लिया। यही नहीं, माइकल ने प्रभुदेवा को डांस के कुछ स्टेप भी सिखाए। इस पर प्रभुदेवा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वह दिन मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक था। इसके बाद माइकल का शो अंधेरी की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था। सारे के सारे टिकट बिक चुके थे। माइकल ने शो ज्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि उन्हें इस शो से काफी बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन वापस जाने से पहले माइकल ने भारतवासियों के नाम एक संदेश तकिए पर छोड़ दिया। वो संदेश ये था कि भारत में जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैं तुमसे और तुम्हारे लोगों से मिला, मिलते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब मेरा दिल दुख से भर गया है क्योंकि मुझे अब जाना है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा तुम्हें प्यार करने के लिए। तुम्हारे प्यार और आध्यात्मिक जागरूकता ने मुझे प्रभावित किया है। आपके बच्चों ने मेरे दिल को छुआ है। बच्चे भगवान का चेहरा होते हैं। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। भारत बच्चों को हमेशा प्यार देना, शिक्षा देना, क्योंकि भविष्य की चमक इन्हीं से है। तुम्हें मेरा खूब सारा प्यार, भगवान तुम्हारे साथ रहे। भारत में ये पहली बार हुआ था कि किसी कलाकार के आखिरी संदेश पर लोग भावुक हो गए थे। फिर 13 फरवरी 1997 में माइकल के घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया जिसका नाम माइकल ने प्रिंस रखा। हाँ, ये वही लड़का है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। और उसी साल माइकल ने एक एल्बम निकाला जिसका नाम ब्लड ऑन द डांस फ्लोर था। फिर 4 अप्रैल 1998 को माइकल के घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया जिसका नाम माइकल ने पेरिस रखा। इसके बाद अक्टूबर 1999 में माइकल का वापस से तलाक हो गया। इसी दौरान जब 1999 में ये मंचूरियन में एक लाइव शो कर रहे थे तो ये गाते हुए ब्रिज पर चढ़े जो कि क्रेन की मदद से धीरे धीरे नीचे आना था। लेकिन आधे रास्ते में वो ब्रिज स्टेज पर लैंड करने की बजाय टूटकर जमीन के ऊपर आकर जोर से गिरा। माइकल घबरा गए, लेकिन इन्होंने शो नहीं रोका और केबल की मदद से आकर इन्होंने शो कंप्लीट किया। पर ड्रेसिंग रूम में जाते समय ये आधे रास्ते में बेहोश हो गए। इसके बाद इन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर इन्हें पता चला कि इनके स्पाइन में इंजरी है। अपनी बिगड़ती तबीयत के कारण साल 2000 में माइकल ने 2 बड़े कंसर्ट कैंसिल कर दिए जिसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ने इनके ऊपर $21 मिलियन का जुर्माना लगाया। इसके बाद सन 2001 में माइकल जैक्सन की 10वीं और आखिरी एल्बम आई जिसका नाम था इनविजिबल। ये एल्बम भी इन पर लगे गलत आरोपों की वजह से ज्यादा हिट नहीं रही। इसके बाद सन 2002 में माइकल के घर में एक और बच्चे ने जन्म लिया। जाहिर सी बात है कि इस समय इनकी जिंदगी में कोई महिला नहीं थी तो इन्होंने ये बच्चा सरोगेसी के थ्रू किया और इसी साल माइकल को आर्टिस्ट ऑफ मिलेनियम का अवार्ड भी दिया गया। सब कुछ वापस ठीक चल रहा था, पर साल 2003 में माइकल के ऊपर फिर से यौन शोषण का आरोप लगता है। इस बार मामला क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। माइकल जैक्सन के घर पर लॉस एंजलिस की पुलिस पहुंचती है मगर वो घर पर नहीं मिलते। बाद में माइकल जैक्सन सरेंडर करते हैं और उनकी पुलिस कस्टडी वाली फोटो और वीडियोज वायरल होती है जो दुनिया भर में अखबारों और टीवी में सुर्खियां बनती है। इस मामले की सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट में 14 हफ्तों तक चली, लेकिन माइकल के दोषी होने का दूर दूर तक कोई सबूत नहीं मिलता और वह निर्दोष साबित होते हैं। जिस सफलता के शिखर पर माइकल थे उसे मेंटेन करना काफी मुश्किल था। जिंदगी का अकेलापन, ऐसे कई कारणों की वजह से वह डिप्रेशन में आ गए। इसी बीच इनके ऊपर $500 मिलियन का कर्ज भी हो गया। हालांकि इनकी कमाई बेशुमार थी, ये कर्ज को आसानी से चुका सकते थे, पर धीरे धीरे माइकल पूरी दुनिया से कटने लगे और इन्होंने सबसे दूरी बना ली। फिर ये 3 साल तक गायब रहे। इसके बाद सन 2006 में लंदन में वर्ल्ड म्यूजिक शो के दौरान परफॉर्म करते नजर आए। इस परफॉर्मेंस के बाद माइकल ने जिंदगी में कोई परफॉर्मेंस नहीं की। फिर 5 मार्च 2009 को ये पब्लिक के सामने आए और इन्होंने कहा कि ये एजी कंपनी के साथ एक कंसर्ट करेंगे जिसका नाम होगा दिस इज इट और ये इनकी जिंदगी का आखिरी कंसर्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 10 साल से माइकल जैक्सन ने कोई फुल स्केल लाइव शो नहीं किया और 3 महीनों के अंदर इन्हें पूरी परफॉर्मेंस करनी थी। डांसिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफी, प्रोड्यूसन ग्रुप के साथ काम करना और भी बहुत कुछ। इन्हें पता था कि इस एज में अगर 8 से 10 घंटे काम करना है तो उन्हें अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। इस पर कॉनडोल मरे सलाह देते हैं कि उन्हें पेन किलर प्रोपोफॉल लेने पड़ेंगे। ये डॉक्टर कौन था और माइकल के साथ क्या कर रहा था, इसके बारे में आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में विस्तार से पता चल जाएगा। फिलहाल कहानी पर वापस आते हैं। अब होता ये था कि पूरे दिन शो की प्रैक्टिस करने के बाद माइकल अपने घर आते जहाँ पर कॉनडोल मरे प्रोपोफॉल उनके शरीर में डालते ताकि वो अच्छी नींद ले सके। लेकिन इससे पहले कि कंसर्ट की डेट आती 25 दिसंबर 2009 को माइकल प्रैक्टिस करके अपने घर आए जहाँ पर कॉनडोल मरे उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने माइकल को प्रोपोफॉल की छोटी सी डोज दी। इसके बाद प्रोपोफॉल को ड्रिप में डाल दिया। प्रोपोफॉल के साथ होता ये कि इसकी
बहुत ही कम मात्रा मरीज को दी जाती है ताकि उससे नींद आ जाए। और जब मरीज एक बार सो जाता है तो उसकी ड्रिप में दोबारा प्रोपोफॉल मिला दिया जाता है ताकि वो लगातार सोया रहे। प्रोपोफॉल का साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ज्यादा हो गई तो मरीज का दिमाग नींद में चला जाता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि दिमाग सांस लेना बंद कर देगा, जिससे उस आदमी की मौत हो सकती है। और उस दिन ठीक ऐसा ही हुआ। माइकल की बॉडी प्रोपोफॉल लेने के बाद इतनी गहरी नींद में चली गई कि उनके दिमाग ने उनकी सांसें ही रोक दी। लेकिन डॉक्टर मरे ने जब माइकल को देखा तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनके हार्ट को हाथ से पंप करने लगे, यानी सीपीआर स्टार्ट कर दिया। और लगभग 1 घंटे बाद 911 इमरजेंसी पर कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक एक महान कलाकार हमें छोड़कर जा चुका था। जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनका सारा शरीर जर्जर हो चुका था, जैसे सैकड़ों साल का पुराना कोई कंकाल हो। उनके शरीर की सभी हड्डियां गल चुकी थी और कई हड्डियां तो टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। इसके साथ ही इनके शरीर में सैकड़ों इंजेक्शन के निशान थे। आपको इस बात से झटका लग सकता है कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई थी उस दिन उनकी शव यात्रा को 1 बिलियन लोगों ने लाइव देखा था, जो कि आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है किसी भी चीज को एक साथ इतने लोगों द्वारा लाइव देखे जाने का। और इसी दिन इनकी मौत के कारण पूरा इंटरनेट कुछ घंटों के लिए क्रैश हो गया था। माइकल जैक्सन को इनके पूरे जीवन काल में 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 17 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, 7 ब्लिट अवार्ड, 1 मोमो अवार्ड, 17 ग्रैमी अवार्ड, 2 डेनिस म्यूजिक अवार्ड, 18 MTV अवार्ड, 12 सोल ट्रेन अवार्ड, 15 वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड और यही नहीं, इनके नाम पर 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। माइकल जैक्सन धरती पर सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले पहले और आखिरी कलाकार थे। 2018 में फोर्ब्स ने उन सारी महान हस्तियों की कमाई पर रिसर्च की जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और इस लिस्ट में माइकल फर्स्ट पोजीशन पर थे क्योंकि इनकी एक साल की कमाई $400 मिलियन थी। माइकल जैक्सन ने शोहरत के हर मुकाम को छुआ। फ्यूचर में शायद ही कोई माइकल जैक्सन की तरह उस शोहरत को छू पाए। आज माइकल जैक्सन के घर का नाम नेवरलैंड रेंज से बदलकर सिक मॉल वैली रख दिया गया है, जो कि एक सुनसान भूमि का टुकड़ा बन चुका है। 5 साल तक इसे बेचने की कोशिश की गई लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। इनका खूबसूरत झील एक गंदा नाला बन चुका है। रेलवे लाइन जिस पर गरीब बच्चों के लिए छोटी ट्रेन चलती थी उसकी पटरियां टूट चुकी है। चिड़ियाघर के सारे जानवरों को ले जाया चुका है, साथ ही झूलों को निकाल कर बेच दिया गया है। अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता और बाकी बची हुई जमीन को इनके एक दोस्त द्वारा खरीद लिया गया है। मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि एक सुपरस्टार बनने के लिए ये सब कुर्बानियां देना जरूरी हो। अब दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि माइकल जैक्सन की हत्या किसने और क्यों की। माइकल जैक्सन के डॉक्टर कॉनराड मरे का कहना था कि वह पिछले 60 दिनों से लगातार माइकल को प्रोपोफॉल का इंजेक्शन लगा रहा था और इसी इंजेक्शन की ओवरडोज की वजह से माइकल की 50 साल की उम्र में मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर कॉनराड मरे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको 4 साल की जेल हुई, पर ये केवल 2 साल जेल में बिताकर वापस आ गया। दरअसल ये कहानी आपको जितनी साधारण नजर आती है उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि माइकल को खुद को लगता था कि उन्हें मार दिया जाएगा। 27 जून 2013 को माइकल जैक्सन के बड़े बेटे प्रिंस जैक्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि माइकल अक्सर किसी से फोन पर बात करते और फिर रोते हुए अपने बेटे से कहते कि वह लोग मुझे मार देंगे। माइकल जैक्सन किससे फोन पर बात करते थे इसका तो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। यही नहीं बल्कि माइकल जैक्सन की 24 साल की बेटी पेरिस जैक्सन ने पिछले साल ये दावा किया कि माइकल जैक्सन की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी। इसके अलावा अपनी मौत से कुछ दिन पहले माइकल ने अपने एक करीबी दोस्त को 13 बार लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि माइकल जैक्सन एक बिजनेसमैन भी थे और ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बना, क्योंकि जब इनकी एल्बम थ्रिलर रिलीज हुई तो बहुत ज्यादा हिट हो गई, जिससे माइकल रातों रात बिलियनियर बन गए। तब इन्होंने सोचा होगा कि इन पैसों को मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि ये बाकी कलाकारों की तरह अपनी जिंदगी के आखिरी पल गरीबी में नहीं गुजारना चाहते थे। माइकल जैक्सन ने ये सारे पैसे एयर म्यूजिक को खरीदने में लगा दिए। इस कंपनी के पास दुनिया के कई मशहूर कलाकारों के गाने मौजूद थे, जिनमें एल्विस प्रेस्ली और मशहूर बैंड बीटर के गाने भी मौजूद थे। ये 4000 गानों का एक म्यूजिक एल्बम था जो उस समय दुनिया का सबसे महंगा एल्बम था और इन सबके मालिक थे माइकल जैक्सन। अगर किसी को भी इन गानों को कहीं इस्तेमाल करना होता था तो उसका सीधा फायदा माइकल जैक्सन को
होता। इसके साथ ही 1984 में माइकल जैक्सन ने ATV म्यूजिक पब्लिशिंग को $47.5 मिलियन देकर खरीद लिया, जो उस समय अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी। इसके कुछ टाइम बाद ही इन दोनों से माइकल ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे बीटल्स का एक गाना रिवोल्यूशन स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी को $5 लाख में बेच दिया, जिसे नाइकी ने अपने विज्ञापनों में इस्तेमाल किया। अब माइकल जैक्सन म्यूजिक इंडस्ट्री के राजा बन चुके थे, लेकिन इसके बाद माइकल ने कुछ ऐसा किया जो म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आया। माइकल ने कुछ सिंगर्स को उनके गानों के लिरिक्स वापस करने शुरू कर दिए, जिनमें ज्यादातर ब्लैक सिंगर शामिल थे, क्योंकि माइकल जैक्सन को लगता था कि उस समय ब्लैक सिंगर्स को म्यूजिक इंडस्ट्री में ऊपर नहीं आने दिया जा रहा। इसके अलावा भी माइकल जैक्सन ने अपने खरीदे हुए म्यूजिक कैटलॉग से कई अच्छे काम करना शुरू कर दिए, जो वेस्टर्न म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले लोगों को पसंद नहीं आए। हाँ, ये वही लोग हैं जो पूरे म्यूजिक आर्टिस्ट को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और इन लोगों को माइकल जैक्सन अपने कंट्रोल से बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद भी माइकल जैक्सन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 1995 में सोनी म्यूजिक नाम की कंपनी ने माइकल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की मांग की, जिसके तहत माइकल जैक्सन की ATV को सोनी म्यूजिक के साथ मिलाने की ऑफर दी गई। इसके बदले में सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन को $95 मिलियन देने को तैयार थे। माइकल ने इस ऑफर के लिए हाँ कर दी। अब इनके खरीदे हुए गानों पर आधा हक सोनी म्यूजिक का था और सोनी म्यूजिक के गानों पर आधा हक माइकल का था। इसके साथ ही माइकल जैक्सन के गानों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी सोनी म्यूजिक ने ले ली। लेकिन कुछ टाइम बाद माइकल जैक्सन और सोनी म्यूजिक के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई। माइकल जैक्सन को लगता था कि सोनी म्यूजिक उन्हें ठीक से प्रमोट नहीं कर रही है और उनसे झूठ बोल रही है, क्योंकि सोनी म्यूजिक माइकल को फाइनेंशियली कमजोर करना चाहती थी, ताकि वह अपनी कंपनी का बचा हुआ 50% हिस्सा भी सोनी म्यूजिक को बेच दे। और यहीं से माइकल जैक्सन की जिंदगी की तबाही की कहानी शुरू होती है। इसी दिनों माइकल जैक्सन पर छोटे बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप लगने लगे, जिससे माइकल जैक्सन को $20 मिलियन अदालत में देकर मामला सुलझाना पड़ा। अब माइकल जैक्सन की पब्लिक इमेज तबाह हो चुकी थी। कोई भी कंपनी माइकल जैक्सन के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती थी, जिससे माइकल फाइनेंशियली काफी कमजोर पड़ गए थे। इस समय वह सबको चिल्ला चिल्ला कर ये बताते रहे कि वह निर्दोष है, इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और इसका जिम्मेदार सोनी म्यूजिक के मालिक टॉमी मोटोला को ठहराया। यहाँ तक कि इन्होंने टॉमी मोटोला के खिलाफ कई सार्वजनिक प्रदर्शन भी किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान माइकल ने अपना एक गाना दे डोंट रियली केयर अबाउट अस भी रिकॉर्ड कराया। दरअसल ये गाना माइकल ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले लोगों के खिलाफ बनाया था। इस दौरान माइकल करोड़ों डॉलर के कर्जे में समाते रहे। हालांकि वह अभी भी सोनी म्यूजिक के आधे मालिक थे, पर ये अपने हिस्से के शेयर को बेचने को राजी नहीं थे। ठीक इसी समय माइकल जैक्सन को AEG नाम की एक एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से वर्ल्ड टूर कराने की ऑफर दी गई। इस वर्ल्ड टूर में 10 शो शामिल थे, और इन शो से माइकल को काफी मोटा पैसा मिलने वाला था, जो उनका कर्ज उतारने के साथ ही उन्हें फाइनेंशियली काफी मजबूत कर देता। इसी प्रेशर में माइकल ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन जैसे ही AEG कंपनी को ये पता चलता है कि माइकल के बुरे दिन चल रहे हैं, तो उन्होंने माइकल से उन्हीं पैसों में 10 शो के बदले 50 शो करने की मांग की। माइकल ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए साफ मना कर दिया। साथ ही इनकी सेहत भी बिगड़ने लग गई। इनकी बहन टोया जैक्सन के अनुसार माइकल जैक्सन को ये लगता था कि उन्हें स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के दौरान ही मार दिया जाएगा। AEG कंपनी ने माइकल पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो उनके लिए 50 शो करे। इसी दौरान कॉनराड मरे को इसी AEG कंपनी ने उसके पर्सनल डॉक्टर के रूप में माइकल के पास नौकरी पर रख दिया। हाँ, ये वही डॉक्टर है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था कि इसने कैसे प्रोपोपोल नाम के ड्रग्स का ओवरडोज दिया, जिससे माइकल जैक्सन की मौत हो गई। प्रोपोपोल नाम का ये ड्रग्स इनलीगल था, जो हॉस्पिटल से बाहर जा ही नहीं सकता था, लेकिन डॉक्टर कॉनराड मरे ने माइकल को ये इंजेक्शन घर पर ही उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के हिसाब से डॉक्टर कॉनराड मरे इस सारी घटना को अंजाम देने वाला सिर्फ एक प्यादा था, और इसके पीछे वही लोग थे जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये पावरफुल लोग माइकल से उसके गाने और म्यूजिक कैटलॉग को खरीदना चाहते थे, और शायद इसी वजह से माइकल जैक्सन पर फर्जी केस भी बनवाए गए, जिस वजह से इनकी पब्लिक इमेज को बिल्कुल खराब कर दिया गया। ये गाने और म्यूजिक कैटलॉग माइकल के लिए जान के दुश्मन बन चुके थे। ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि माइकल जैक्सन की बहन टोया जैक्सन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि माइकल जैक्सन अक्सर उनसे कहा करते थे कि मेरे ही गानों की वजह से एक दिन वो लोग मुझे मार देंगे। टोया जैक्सन के अनुसार माइकल जैक्सन की मौत के कुछ घंटे बाद ही उनके कैटलॉग को खरीदने के लिए वो लोग ललायत हो गए। इन लोगों के लिए एक मरा हुआ माइकल जैक्सन जिंदे माइकल जैक्सन से कहीं ज्यादा
महत्वपूर्ण था, क्योंकि माइकल जैक्सन जिंदा रहते हुए अपने खरीदे हुए गानों को किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहते थे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि माइकल जैक्सन अक्सर किसी से फोन पर बात करते और फिर अपने बेटे से कहते कि वह लोग मुझे मार देंगे। इनके बेटे प्रिंस जैक्सन के अनुसार माइकल जैक्सन एजी कंपनी के मालिक रेड्डी क्लिफ से बात करते और कहते कि वह लोग मुझे मार देंगे। वही एजी कंपनी जो माइकल को 50 शो करने को मजबूर कर रही थी और जिसने डॉक्टर कॉनडोल मरे को माइकल के पर्सनल डॉक्टर के रूप में रखा। माइकल का कीमती म्यूजिक कैटलॉग इनके मरने के बाद इनकी स्टेट को चला गया, जिसमें इनकी माँ और बच्चों का हिस्सा था। माइकल जैक्सन जिस सोनी म्यूजिक कंपनी से इतनी नफरत करते थे, इनकी मौत के सिर्फ 9 महीने बाद इनका म्यूजिक कैटलॉग सोनी म्यूजिक को ही बेच दिया गया और इसके साथ साथ माइकल के वो गाने जो रिलीज भी नहीं हुए थे उनको भी सोनी म्यूजिक को बेच दिया गया। इसलिए शायद माइकल सही कहा करते थे कि इन लोगों को मेरे जिंदा रहने से ज्यादा मेरे मरने के बाद फायदा होने वाला है। अब तीसरे भाग में हम पड़ताल करेंगे माइकल के ऊपर लगाए गए गलत आरोपों की। ये वीडियो के आखिरी में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप इसका आकलन लगा पाएंगे। नंबर 1, माइकल जैक्सन खाना लेबोरेटरी में चेक करके खाते थे। जब माइकल जैक्सन भारत आए तब इन्होंने ओबरॉय होटल में सब कुछ खाया बिना चेक किए हुए और जाते समय इन्होंने ओबरॉय होटल से अपने लिए फूड पार्सल भी लिया, वो भी बिना चेक किए हुए। नंबर 2, माइकल जैक्सन ऑक्सीजन चेंबर में सोते थे। जब माइकल जैक्सन का 1984 में पेप्सी के एड के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था तब इनका इलाज बर्न केयर हॉस्पिटल में हुआ और तब इन्होंने एक ऑक्सीजन चेंबर खरीदकर बर्न केयर हॉस्पिटल को दान कर दिया। उस समय सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑक्सीजन चेंबर में कैसा महसूस होता है, वह 5 मिनट के लिए अंदर गए और बाहर आ गए। तब ये फोटो खींची गई और मीडिया में ये तस्वीर वायरल हो गई, जिससे सबको लगा कि माइकल जैक्सन ऑक्सीजन चेंबर में सोते हैं ताकि वो 150 साल जी सके। इस बात का जिक्र माइकल ने ओपरा विनफ्रे के 1993 के इंटरव्यू में किया है। नंबर 3, माइकल जैक्सन के लिए 12 डॉक्टर की टीम हमेशा तैयार रहती थी। माइकल के लिए कोई भी 12 डॉक्टरों की टीम तैयार नहीं थी, सिर्फ एक डॉक्टर था जिसका नाम था कॉनडोल मरे और वो भी एजी कंपनी ने रखा था 1.5 लाख सैलरी पर मंथ पर। नंबर 4, माइकल के ऊपर $500 मिलियन का कर्ज हो गया था, इसलिए इन्होंने अपनी मौत की झूठी अफवाह उड़वाई। ये बात सच है कि माइकल के ऊपर $500 मिलियन का कर्ज हो गया था, पर आप सोचिए जरा, माइकल अभी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी इनकी सालाना कमाई $400 मिलियन है और जब जीवित थे तब एक एल्बम से ये $500 मिलियन कमाते थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो कुछ भी नहीं करते तो उनका सारा कर्ज 1 साल में चुक जाता। नंबर 5, माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अंगदान करने वाले लोगों को नौकरी पर रखा था। एक ऐसा कलाकार जिसे बचपन न जीने का दुख जिंदगी भर सताता रहा, एक ऐसा कलाकार जिसे पैसों के लिए हमेशा लोगों ने परेशान किया, उस पर गलत इल्जाम लगवाए। बचपन न जी पाने का गम, अकेलेपन का गम, एक आम इंसान की तरह परिवार के साथ जिंदगी जीने का गम, कोई भी सपना पूरा न हो सका। कभी उन्हें प्राइवेसी नहीं मिली जो एक आम इंसान चाहता है, वह हमेशा एक आम जिंदगी के लिए तरसते रहे। तो ऐसा इंसान 150 साल जीना क्यों चाहेगा? जो जिंदगी ये जी रहे थे उसमें भी ये बहुत ज्यादा दुखी थे। नंबर 6, माइकल जैक्सन बच्चों का लैंगिक शोषण करते थे। माइकल जैक्सन के पिता ने इन्हें 5 साल की उम्र से रिहर्सल और प्रैक्टिस इन सब चीजों में बिजी किया था, तो इन्हें खेलने कूदने का मौका नहीं मिला। जब ये पड़ोस के बच्चों को खेलता कूदता देखते तो इन्हें बहुत बुरा लगता, लेकिन ये अपने पिता से बहुत डरते थे और वे ऐसे ही रिहर्सल और प्रैक्टिस करते बड़े हुए। पर ये बचपन में खेल कूद नहीं पाए, इस बात का गम इन्हें जिंदगी भर सताता रहा। तो बड़ा होने के बाद इन्होंने अपना सपना दूर से बच्चों में देखा। माइकल जब दूर से देशों से शो करके वापस आते तब ये अपने जान पहचान वालों के बच्चों को नेवरलैंड में कुछ दिनों के लिए ले जाते, उन्हें खिलाते पिलाते, उनके साथ खेलते कूदते। उन बच्चों में माइकल खुद का बचपन देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। इतना ही नहीं, माइकल अपना बेड उन बच्चों को दे देते और खुद दूसरा बिस्तर डालकर जमीन पर सो जाते, उन्हें अच्छा लगता। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल लोग रहते हैं, वहाँ पर पैसा बहुत बड़ी चीज है और ये बात सब जानते थे कि माइकल के पास बहुत पैसा है। तो इन्होंने माइकल के ऊपर पैसों के लिए बाल शोषण का आरोप लगाया और इनसे पैसों की मांग की। सोचिए कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चों के शोषण के बदले पैसों की मांग करेंगे। जाहिर सी बात है कि सेलिब्रिटी की चीख भी नेशनल न्यूज बन जाती है, तो इतना बड़ा आरोप दुनिया में कैसे नहीं फैलता। अपने जीवन काल के दौरान माइकल शो के पैसों में से 43% रुपया दुनिया भर के अनाथ आश्रमों के लिए दान कर देते थे और आज भी जब वो इस दुनिया में नहीं है तो सालाना उनके $400 मिलियन के 3 हिस्से होते हैं, एक उनकी माँ का, दूसरे उनके बच्चों का
और तीसरा दुनिया भर के अनाथ बच्चों का। माइकल बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इन सब आरोपों की वजह से उनका दिल टूट गया और वो डिप्रेशन में आ गए। माइकल हमेशा आम जिंदगी के लिए तरसते रहे। उनकी जिंदगी में एक ऐसी जीवन साथी की कमी थी जो जिंदगी भर उनका साथ दे सके, उन्हें प्यार दे सके। आप सोचिए, आज इंटरनेट की वजह से रोनाल्डो के दुनिया भर में करीब 600 मिलियन फॉलोवर्स है, जो धरती पर सबसे ज्यादा है। पर आप कल्पना कीजिए कि उस समय जब बिना इंटरनेट के माइकल ने 5 बिलियन लोगों के दिलों पर राज किया था। शोहरत जिसे कमाने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन ये चकाचौंध भरी दुनिया उसे ही सुपरस्टार मानती है जो लंबी रेस का घोड़ा हो, जो जिंदगी भर कामयाबी के शिखर पर रहा हो। भले ही उसने जिंदगी के कम साल जिए हो, पर बेमिसाल जिए हो। लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं और इन्हीं में से एक थे माइकल जैक्सन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बता देना।